नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आप लोगों के अपने YouTube चैनल उत्तर पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MCQ सीरीज फॉर वीडियो वीपीडीओ के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आप लोगों का जो वीडियो वीपीडीओ का एग्जाम है वो 4 और 5 दिसंबर को होना है। और इन्हीं वीडियो वीपीडीओ के एग्जाम्स के लिए हम लोग आप लोगों के लिए MCQ सीरीज से कह लें, टेस्ट सीरीज से कह लें, जो भी आप लोग कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं, लेकिन हम लोग आप लोगों के लिए कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके वीडियो वीपीडीओ में आ सकते हैं उससे रिलेटेड MCQ आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जिसका फायदा आपको आगामी 4 और 5 दिसंबर को जो वीडियो वीपीडीओ का एग्जाम होना है उस दिन एग्जाम हॉल में देखने के लिए जरूर मिलेगा। और सिर्फ वीडियो वीपीडीओ के लिए नहीं, जो आपके आगामी एग्जाम है, जैसे आपका लोअर PCS है और भी यूके SSC के एग्जाम है या यूके PSC के जो एग्जाम है, उन सभी एग्जाम्स में भी ये जो सीरीज है इससे आपको फायदा देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस MCQ सीरीज के अंदर जो हमने क्वेश्चन रखे हैं उनका आधार हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स को बनाया जो वीडियो वीपीडीओ के हैं, और जो हाल ही में कनिष्ठ सहायक का पेपर हुआ था उससे भी हमने चीजों को देखा, और उससे भी जो चीजें हमें एक पैटर्न का पता चला कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, किस चीज पे ज्यादा फोकस कर रहा है, उस हिसाब से हमने इस सीरीज को तैयार किया है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को इस सीरीज का जो फायदा है वीडियो वीपीडीओ एग्जाम में देखने के लिए और जो आगामी आप लोगों के एग्जाम है उनमें देखने के लिए जरूर मिलेगा। और दोस्तों, आज से आपकी ये सीरीज स्टार्ट हो रही है और आज से 4 और 5 दिसंबर तक ये सीरीज आपको लगातार रात 8 बजे यूट्यूब पे उत्तर पाठशाला चैनल पे देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल उत्तर पाठशाला को सब्सक्राइब कर दीजिए। उत्तर पाठशाला को सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में एक बेल आइकन आपको देखने के लिए मिलेगा, उस बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जैसे ही आज तो हमने वीडियो स्टार्ट कर दी है, लेकिन कल से जैसे ही रात 8 बजे ये MCQ सेशन जो आप लोगों का है वो यूट्यूब पे आएगा, तो आप लोगों के पास एक उत्तर पाठशाला की ओर से एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि जो MCQ सीरीज है वीडियो वीडियो के जिसमें हम सेलेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं वो आप लोग उसी समय देख लेंगे, और आप लोगों की जो एक तैयारी है उसे एक थोड़ी सी हम स्ट्रॉन्ग और बना पाएंगे। ठीक है, तो MCQ सीरीज फॉर वीडियो वीपीडीओ में हम लोग सेलेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए हैं हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के एंड बुक्स एंड ऑथर्स जो हैं, और आप लोगों के जो उत्तराखंड से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, यानी कि एक सभी तरीके से एक सभी क्षेत्रों से हमने क्वेश्चन उठाए हैं, सभी सब्जेक्ट्स आपके कवर करने की हमने एक ही वीडियो में कोशिश की है, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम कम है और हम टाइम किलिंग आप लोगों की बिल्कुल नहीं करना चाहते। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन टू क्वेश्चन आप लोगों के साथ इस सीरीज में बात होगी, और जिस क्वेश्चन में थोड़ी सी चीजें हमें लगेंगी कि हाँ इसमें एडिशनल चीजें बतानी चाहिए, वो हम इस सीरीज में आप लोगों को बताते रहेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे आज के हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है वो आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। आप लोगों का पहला क्वेश्चन है कि जो अलबरूनी था उसका पूरा नाम क्या था। ए ऑप्शन है अबू रेहान मोहम्मद, अबू अब्दुल्ला, अली गुरसास, या इनमें से कोई नहीं। आप लोगों के 4 ऑप्शन है, आप लोगों को बताना है कि अलबरूनी का पूरा नाम क्या था। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अबू रेहान मोहम्मद जो है वो अलबरूनी का पूरा नाम था। ठीक है, अलबरूनी का जो पूरा नाम था वो था अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अलबरूनी, इसका पूरा नाम था। ठीक है दोस्तों, जहां पे भी आपको बिन शब्द देखने के लिए मिलेगा ऐसे नाम में, बिन का मतलब होता है सन, यानी कि बेटा, यानी कि जो अलबरूनी है वो बेटा है किसका, अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अलबरूनी इसका पूरा नाम है। तो जो अबू रेहान मोहम्मद है उसके पिता का नाम है, बिन मतलब बेटा, अहमद अलबरूनी। ठीक है, ऐसे इन लोगों के नाम बने रहते हैं, यानी कि बिन का मतलब बेटा होता है। तो अलबरूनी का पूरा नाम क्या है, अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अलबरूनी, यानी कि अलबरूनी का पूरा नाम आप लोगों को पता चल चुका है। अलबरूनी के लिए जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था। आप लोगों का ए ऑप्शन है महमूद गजनवी, बी ऑप्शन मोहम्मद गौरी, सी ऑप्शन चंगेज खां, और डी ऑप्शन है आप लोगों का तैमूरलंग। आपको बताना है कि इसमें से किनका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था। ठीक है, तो आप लोगों का इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो मोहम्मद गौरी का जो आक्रमण था वो भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था, यानी कि बी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन ये रहा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई। ए ऑप्शन ए ला शापेल की संधि, बी गौडीह की संधि, सी पांडिचेरी की संधि, और डी आपका ऑप्शन है पेरिस की संधि। आप लोगों को बताना है कि जो प्रथम कार्नेटिक युद्ध था उसकी समाप्ति किस संधि के साथ हुई थी। ठीक है, तो
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एला सापेल की जो संधि थी उसके द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी। ये जो संधि हुई थी 1748 ईस्वी में की गई थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति 1748 में एला सापेल की संधि के साथ हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि किसने कहा मध्य रात्रि की टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। ये आपका आरआरबी में पूछा गया सवाल है। आप लोगों के ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। ये आप लोगों के ऑप्शन है। ये आप लोगों को एक कथन दिया गया है, आपको बताना है कि ये किसने कहा है। ठीक है, और इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा जवाहरलाल नेहरू, यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने कहा था कि मध्य रात्रि की टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। ऐसा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आरआरबी 2003 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था। यूपीएससी 2015 में सवाल पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन है वी ओ चिदम्बरम पिल्ले, बी ऑप्शन है सी रामगोपालाचारी, सी ऑप्शन है के कामराज और डी ऑप्शन है एनी बेसेंट। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो सी राजगोपालाचारी थे उन्होंने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था। और इस जो अभियान इन्होंने किया था वो जो महात्मा गांधी का डांडी मार्च था उससे प्रेरित होकर किया था। और इसको क्या कहा जाता है, वेदर नयम मार्च भी इसे कहा जाता है। वेदर नयम मार्च कहा जाता है जो सी राजगोपालाचारी ने 1930 अप्रैल में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर अभियान को संगठित किया था। ठीक है, ये बात आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। ए ऑप्शन है स्वराज पार्टी 1924 में, बी ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, सी ऑप्शन है मुस्लिम लीग ने 1942 में, या डी ऑप्शन है सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। आप लोगों को बताना है कि इनमें से किसने भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वराज पार्टी ने 1924 में भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार जो है सबसे पहले प्रस्तुत किया था। किसने? स्वराज पार्टी ने 1924 में। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये रहा कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। ए ऑप्शन तीसरी, बी पांचवी, सी सातवीं और डी नवीं। आप लोगों को बताना है कि किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो भारतीय संविधान है उसकी जो 5वीं अनुसूची है उसमें विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। ये लोग आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे। आगे बात करते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। ठीक है, आप लोगों के ऑप्शन है अनुच्छेद 24, बी अनुच्छेद 25, सी अनुच्छेद 26 या डी अनुच्छेद 27। आप लोगों को बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग उसको माना गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 25 जो है उसके द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। अनुच्छेद 25 ये कहता है। ठीक है, अगर आप लोग इस सीरीज की जो आप लोग ये जो सेशन आप लोगों का चल रहा है इसकी आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आप लोगों को उत्तर पाठशाला के टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में देखने के लिए मिलेगी जैसे ही ये सेशन कंप्लीट होता है। और दोनों के लिंक आपको टेलीग्राम के भी और व्हाट्सएप के भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएंगे। आप उसके माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। आपका एसएससी 2007 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपका इसके लिए ऑप्शन नंबर ए है
ए के गोपालन का मामला जो था उसमें, बी है केशवानंद भारती मामला जो था उसमें, सी ऑप्शन है MC मेहता का मामला जो था उसमें, या डी ऑप्शन है आपका गोलकनाथ का मामला जो था उसमें ये माना गया था। आप लोगों को बताना है कि भारत में उच्चतम न्यायालय ने इनमें से किन मामलों में से यह माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो गोलकनाथ का मामला था उसमें जो हमारा उच्चतम न्यायालय है यानी कि सुप्रीम कोर्ट है उसने ये माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, यानी कि जो अनुच्छेद 13 में यह व्यवस्था कर दी गई थी कि संसद द्वारा ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा जिससे संविधान के भाग 3 में जो वर्णित मौलिक अधिकार हैं उनका उल्लंघन हो सके। ऐसा गोलकनाथ मामले के बाद जो एक डिसीजन निकला था उसमें ये माना गया था। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये रहा कि राज्यसभा विघटित हो जाती है 4 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद या कभी नहीं। आपका ये TET 2009 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और बहुत ज्यादा कंफ्यूज इसमें जो स्टूडेंट रहते हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो आप लोगों को बताना है कि राज्यसभा कब विघटित होती है, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में, 6 वर्ष में या कभी नहीं। ठीक है, तो अगर मैं इसके सही आंसर की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो राज्यसभा है वो हमारी कभी भी विघटित नहीं होती है। ये जैसे हमारी लोकसभा होती है वो हर 5 साल में बदल दी जाती है और 5 साल में वो भंग होती है, लेकिन जो राज्यसभा है वो कभी भी विघटित नहीं होती है। ये हालांकि उसमें क्या होता है कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद क्या होता है, राज्यसभा के 1/3 सदस्यों की जो सदस्यता है वो समाप्त हो जाती है, लेकिन राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता है। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में, बी अगस्त प्रस्ताव 1940 में, सी भारत सरकार अधिनियम 1919 में, या डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। UPPCS 2013 में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था इन चारों ऑप्शनों में से किसमें। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी कि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था उसमें अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ठीक है, समझ में आ गई बात। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन ये रहा कि नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक और डी उड़ीसा। आपका MPPSC 2012 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और नागार्जुन सागर बांध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत की दृष्टि से। तो आप लोगों को बताना है कि नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो जो नागार्जुन सागर बांध है वो स्थित है हमारा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में है हमारा नागार्जुन सागर बांध। और ये जो बांध है ये किस नदी पर बनाया गया है अगर मैं आपसे पूछूं तो ये जो नागार्जुन सागर बांध है ये कृष्णा नदी पर बना है। ठीक है, ये किस नदी पर बना है, ये बना है आपका कृष्णा नदी में। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये रहा कि द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। ए ऑप्शन 6100 किलोमीटर, बी ऑप्शन 6200 किलोमीटर, सी ऑप्शन 7516.5 किलोमीटर या डी 8000 किलोमीटर। ये क्वेश्चन आप लोगों का जो आपका हाल ही में कनिष्ठ सहायक का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था और अभी मैं बताऊंगा कि किस टाइप से ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और इसके ऑप्शन भी कुछ अलग टाइप से दिए गए थे। ठीक है, तो ये आपका कनिष्ठ सहायक में क्वेश्चन पूछा गया था और आजकल जितने भी आपके SSC के एग्जाम हो रहे हैं जो आपके भारत की तटरेखा की लंबाई है, कभी द्वीपों को मिला के, कभी द्वीपों को हटा के, उत्तर से दक्षिण की लंबाई या पूर्व से पश्चिम की लंबाई, ये आपसे ज्यादातर एग्जाम्स में पूछी जा रही है। तो ये क्वेश्चन आप लोग अपने ध्यान में रखेंगे कि द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की जो लंबाई है वो है 7516.5 किलोमीटर। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे कि इतनी द्वीपों के सहित भारत की तटरेखा की लंबाई है। और जो आपका कनिष्ठ सहायक का एग्जाम था उसमें आप लोगों को 7516.5 किलोमीटर जो आपका ऑप्शन है वो दिया ही नहीं गया था। ठीक है, आप लोगों को ऑप्शन में दिया गया था 7517 किलोमीटर, यानी कि पॉइंट में कोई भी ऑप्शन नहीं थे, तो 7517 किलोमीटर उसमें आयोग ने सही माना था। ठीक है, तो द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर ये मानी जाती है। और अगर आप पॉइंट में नहीं देखेंगे तो इसे 7517 किलोमीटर जो आयोग ने सही माना था अपने कनिष्ठ सहायक के एग्जाम में, वो भी आप लोगों का आंसर सही होगा।
ठीक है, पॉइंट में आपका 0.5 है, अगर पॉइंट में नहीं आता है तो 7517 में आप लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये रहा कि टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? ए अलकनंदा, बी भागीरथी, सी धौलीगंगा, डी मंदाकिनी। आपको बताना है टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? अलकनंदा, भागीरथी, धौलीगंगा या मंदाकिनी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भागीरथी जो है, भागीरथी में टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स आपका स्थित है। और भागीरथी और अलकनंदा में एक रिलेशन है, वो भी आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। भागीरथी को सास कहा जाता है और अलकनंदा को क्या कहा जाता है? बहू कहा जाता है। ठीक है, और सास बहू का संगम कहाँ पे होता है? भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम होता है वो कहाँ पे होता है? ये बात आप सभी लोग कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके मेरे को बताएंगे कि भागीरथी और अलकनंदा का संगम यानी कि सास बहू का संगम कहाँ पे को होता है। कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके आप लोग मुझे बताएंगे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन ये रहा कि गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है किस राज्य में स्थित है? झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात या असम। ठीक है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेरों यानी कि जो बब्बर शेर होते हैं उनके लिए प्रसिद्ध होता है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ऑप्शन नंबर सी गुजरात में स्थित है। आप लोग ध्यान रखेंगे, जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में स्थित है। एक राष्ट्रीय उद्यान आपके एग्जाम में जरूर पूछता है, तो राष्ट्रीय उद्यान को आप सभी लोग अपने दिमाग में बैठा के जाएंगे, क्योंकि एक नंबर आपका यहाँ से बनना तय है। राष्ट्रीय उद्यान से आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे आपका यूके SSC का पेपर हो, SSC का पेपर हो, किसी भी चीज का पेपर हो, राष्ट्रीय उद्यान हो गए, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए, इनसे आपका एक क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नांकित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? यूपी PCS 2015 में सवाल पूछा गया है। ए ऑप्शन हरित क्रांति, बी ऑप्शन श्वेत क्रांति, सी ऑप्शन स्वर्ण क्रांति, डी ऑप्शन पीली क्रांति। ठीक है, तो निम्नांकित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न करी है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो पीली क्रांति थी, पीली क्रांति में क्या किया गया था? तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि की गई थी। ठीक है, हरित क्रांति हो नहीं सकती थी, श्वेत क्रांति हो नहीं सकती थी। स्वर्ण और पीली क्रांति में आपको हल्का सा कंफ्यूजन देखने के लिए मिलेगा, उस कंफ्यूजन को मैंने दूर कर दिया है और पीली क्रांति को पीले रंग से मैंने हाईलाइट कर दिया है, ताकि आपको याद रहे कि तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि पीली क्रांति के द्वारा की गई थी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन ये रहा कि विश्व में कोयला उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत या रूस। ठीक है, विश्व में कोयला उत्पादन में अग्रणी देश आप लोगों को बताना है। अभी भारत में भी कोयला उत्पादन की मतलब जो कोयला है उसमें कमी देखने के लिए मिली थी, जिससे इलेक्ट्रिसिटी का जो है संकट देखने के लिए भारत में आ गया था। आप लोगों ने बहुत सारे न्यूज चैनल में भी देखा होगा। तो हो सकता है एग्जामिनर उस दृष्टि से इस क्वेश्चन को जरूर उठाएगा, क्योंकि एग्जामिनर जो आपका पेपर होता है उसमें वो क्वेश्चन जरूर उठाता है जो उसके नजर में होते हैं। ठीक है, वो आपके लिए बहुत सारी किताबें अपने सामने लेके तो बैठता नहीं है, उसके दिमाग में या उसकी नजरों में जो क्वेश्चन है उसको देखने के लिए मिलते हैं, वो आपके एग्जाम का जो पेपर होता है उसमें देखने के लिए आपको मिल जाते हैं। तो आई होप ये कोयला उत्पादन वाला जो है, कोयले से रिलेटेड क्वेश्चन एक आपका जो एग्जाम है वीडियो का उसमें देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो विश्व में कोयला उत्पादन में अग्रणी देश की अगर मैं बात करूं तो विश्व में कोयला उत्पादन में जो अग्रणी देश है, चीन सबसे अग्रणी देश है कोयला उत्पादन में। चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे स्थान पर आता है। और उसके बाद जो है अगर मैं बात करूं, उसके बाद आता है आपका रूस तीसरे स्थान पे, और चौथे स्थान पे आपका आता है भारत, जो है आपका कोयला उत्पादन में देखने के लिए आपको मिलता है। तो चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और भारत आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन ये रहा कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? आपका SSC, CISF सभी जगह ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ए ऑप्शन है आपका 1936, बी ऑप्शन है 1948, सी ऑप्शन है 1951 और डी ऑप्शन है 1956। आप लोगों को बताना है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1948 में भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को लागू किया गया था, मिनिमम वेजेज एक्ट 1948। ठीक है, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, यानी कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में लागू किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। कंप्यूटर भाषा जो कोबोल है किसके लिए उपयोगी है?
ए व्यावसायिक कार्य, बी ग्राफिक कार्य, सी वैज्ञानिक कार्य या डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि कोबोल इनमें से किसके लिए उपयोगी होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए व्यावसायिक कार्य, यानी कि जो कोबोल है वो आपका व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी होती है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये रहा कि किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एन अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी है। आरआरबी 2018 में प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है, बहुत चर्चित पुस्तक थी ये। आप लोगों के ऑप्शन है शत्रुघ्न सिन्हा, शाहरुख खान, करण जौहर या खुशवंत सिंह, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है कि एन अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो करण जौहर हैं उनने क्या लिखी है, एक एन अनसुटेबल बॉय नामक जो है पुस्तक लिखी हुई है, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबल कही जाती है, ठीक है। इसमें से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबल कही जाती है, आप लोगों को बताना है। ए गीतांजलि, बी आनंदमठ, सी देवदास या डी गौरा, ठीक है। तो बंगाली देशभक्ति की बाइबल इनमें से कौन कही जाती है। तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो आनंद मठ है, जो किसने लिखी है, जो लिखी है आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। और लिखी कब थी, 1882 में ये पुस्तक लिखी गई थी। तो इसी को बंगाली देशभक्ति की बाइबल कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये रहा कि पृथक राज्य उत्तराखंड के गठन हेतु प्रथम संकल्पना करने वाले क्षेत्रीय नेता कौन थे। ए ऑप्शन पंडित गोविंद बल्लभ पंत, बी ऑप्शन बद्रीदत्त पांडे, सी ऑप्शन नारायण दत्त तिवारी या डी ऑप्शन डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। आप लोगों को बताना है कि पृथक राज्य उत्तराखंड के गठन हेतु प्रथम संकल्पना करने वाले क्षेत्रीय नेता कौन थे, आप लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी बद्रीदत्त पांडे। जो बद्रीदत्त पांडे थे वो पृथक राज्य उत्तराखंड के गठन हेतु प्रथम संकल्पना करने वाले क्षेत्रीय नेता थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि गढ़वाल का हाथी मताई कहकर किसे पुकारा जाता है। ए ऑप्शन गोविंद सिंह रावत, बी कृपाल सिंह, सी ऑप्शन अशोक जनाब बटसर या डी ऑप्शन कुंवर सिंह नेगी। आप लोगों को बताना है कि इसमें से किसे गढ़वाल का हाथी मताई कहकर पुकारा जाता है, ठीक है। गढ़वाल का हाथी मताई कहकर किसे पुकारा जाता है, आप लोग बताएंगे। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी कुंवर सिंह नेगी। तो कुंवर सिंह नेगी जो है उन्हें ही गढ़वाल का हाथी मताई कहकर पुकारा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि अन्न के मापतौल के लिए धूली पाथा का प्रचलन किस राजा ने किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी अजय पाल जो है उसने अन्न के मापतौल के लिए धूली पाथा का प्रचलन किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि विष्णु देवी के नाम पर किस जिले ने डाक टिकट जारी किए हैं। ए पिथौरागढ़, बी अल्मोड़ा, सी रुद्रप्रयाग या डी पौड़ी। तो आपको बताना है विष्णु देवी के नाम पर किसने डाक टिकट जारी किए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अल्मोड़ा जो है उसने विष्णु देवी के नाम पर जिले में डाक टिकट जारी किए हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये रहा कि उत्तराखंड में लीड बैंकों की संख्या कितनी है। ए ऑप्शन बी मतलब ए ऑप्शन 2 है, बी 3, सी 4 या डी 5। तो उत्तराखंड में लीड बैंकों की कितनी संख्या है आप लोगों को बताना है, 2, 3, 4 या 5। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तराखंड में जो लीड बैंक हैं 3 लीड बैंक उत्तराखंड में हैं, जिनके नाम है, पहला जो लीड बैंक है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI, दूसरा बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, यानी कि PNB, और तीसरा जो बैंक है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि BOB जो है वो उत्तराखंड के ये 3 लीड बैंक हैं, SBI, PNB और BOB यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। उत्तराखंड में लीड बैंकों की कितनी है संख्या है, 3 है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो उत्तराखंड में फरण क्या है। ए ऑप्शन आभूषण, बी मसाला, सी पर्यटक स्थल या डी वस्त्र। तो उत्तराखंड में फरण का संबंध किससे है, आभूषण से है, मसाला से है, पर्यटक स्थल से है, वस्त्र से है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो फरण है वो एक टाइप का मसाला है, उसे ही उत्तराखंड में क्या कहा जाता है, फरण कहा जाता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये रहा कि धर्मा अंजलि गुफा कहाँ स्थित है। ए चंपावत, बी पिथौरागढ़, सी उत्तरकाशी या डी देहरादून। आप लोगों को बताना है कि धर्मा अंजलि गुफा कहाँ स्थित है।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ में आपकी धर्मा अंजलि गुफा आपको देखने के लिए मिलेगी। तो धर्मा अंजलि गुफा आपकी पिथौरागढ़ में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि अनीता रावत का संबंध किस खेल से है? ए ऑप्शन फुटबॉल, बी क्रिकेट, सी बैडमिंटन या डी टेनिस। तो अनीता रावत आप लोगों ने उत्तराखंड की न्यूज़ों में सुना होगा। तो अनीता रावत जो है उसका संबंध आप लोगों को बताना है कि किस खेल से है। ठीक है, तो जो अनीता रावत है उसका जो संबंध है वो फुटबॉल से है। फुटबॉल से संबंध रखती है कौन? अनीता रावत। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये रहा कि जूला नामक भूमि बंदोबस्त किसने करवाया था? ए श्याम शाह, बी प्रताप शाह, सी मान शाह या डी ललित शाह। आप लोगों को बताना है कि जो जूला नामक भूमि बंदोबस्त है इसमें से किस राजा ने कराया था? तो आप लोगों को पता होगा कि जो जूला नामक भूमि बंदोबस्त है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रताप शाह जो है, प्रताप शाह जो राजा था उसने जूला नामक भूमि बंदोबस्त करवाया था। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये रहा कि बगवाली पोखर का युद्ध कब हुआ था? आपका ए ऑप्शन है 1775, बी ऑप्शन है 1778, सी ऑप्शन है 1779 या डी ऑप्शन है 1776। तो आप लोगों को बताना है कि बगवाली पोखर का युद्ध इसमें से किस सन में हुआ था, आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों को अगर पता हो जो बगवाली पोखर का युद्ध है वो हुआ था आपका 1779 में। आप लोग ध्यान रखेंगे कि 1779 में आप लोगों का बगवाली पोखर का युद्ध हुआ था। और आज के सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा कि राज्य में अट्टा सट्टा क्या है? अट्टा सट्टा क्या है? ए ऑप्शन है विवाह प्रथा है, बी बलि प्रथा, सी दाह संस्कार प्रथा या डी नामकरण प्रथा। आप लोगों को बताना है कि राज्य में अट्टा सट्टा क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, तो जो अट्टा सट्टा है वो है एक विवाह प्रथा है जिसे अट्टा सट्टा उत्तराखंड राज्य में कहा जाता है। तो एक विवाह प्रथा है कौन? अट्टा सट्टा। ये आज के सेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप दोस्तों आपके जो ये एमसीक्यू सीरीज फॉर वीडियो विपीडियो के जो आपके आज के क्वेश्चंस थे जो हमने सभी सब्जेक्ट से उठाए थे, जैसे कि आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और आपके कंप्यूटर से, आपके उत्तराखंड करंट अफेयर से, तो सभी जगह से हमने एक कलेक्टिव टाइप से सेलेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लेके आए थे। आई होप आप लोगों को ये जो क्वेश्चन हैं ये आपको अच्छे लगे होंगे और ये आशा करता हूं कि आप लोगों का जो आगामी एग्जाम है 4 से 5 दिसंबर को, उस दिन इस सीरीज का फायदा आप लोगों को जरूर देखने के लिए मिलेगा। और हर दिन रात 8 बजे को ये सीरीज आपको यूट्यूब में देखने के लिए मिलेगी। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर लीजिएगा। आपको इस सीरीज के जो क्वेश्चन हैं वो कैसे लगे, आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हम इसमें क्या नई चीजें ऐड कर सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन और हम इसमें डाले जा सकते हैं, वो भी आप लोग हमें जरूर बताइएगा। अगर आपके कोई सुझाव होंगे तो आप लोगों को इस सीरीज कैसी लगी वो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और सभी के साथ एक बार इस सीरीज को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।